नमस्कार साथियों, मैं राजेश शुक्ला आप सभी का ईएलएस के प्लेटफॉर्म पर टीचिंग पोर्टल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो श्रृंखला में आप सबने दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के जो विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसके बारे में जाना और देखा। आज उसी श्रृंखला में मैं एक कड़ी और जोड़ रहा हूं और इसमें आज मैं डीएसएसबी के द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षा पीजीटी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज हम लोग पीजीटी हिस्ट्री पर बात करेंगे कि पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करने वाले छात्रों को क्या योजना बनानी चाहिए। इसको जानने के लिए पहले एग्जाम पैटर्न को समझें, अपने पाठ्यक्रम को देखें और उसके बाद अपनी तैयारी की योजना को निर्धारित करें। तो चलिए आज हम लोग इतिहास विषय पर जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं वो कैसे तैयारी करें इस बात को समझते हैं। तो जैसा कि आप मेरी कार्य योजना देख ही रहे हैं कि मैं हर एक वीडियो में आपको साथ में एक पीडीएफ भी दे रहा हूं और ये पीडीएफ देने का एक ही पर्पज है कि इन शॉर्ट इसको आप पढ़कर समझ जाएं। अगर आप बिगनर हैं तो आप कम से कम फंडामेंटल चीजें जान जाएं कि पीजीटी का मतलब क्या है और पीजीटी बनने के लिए हमारे पास क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जैसा कि इसमें लिखा है कि डीएसएसबी पीजीटी इज अ स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम conducted by Delhi Subordinate Services Selection Board to shortlist eligible candidate for the post of postgraduate teacher in the School of Delhi। यानी दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में या जो पब्लिक स्कूल्स हैं या आप कह सकते हैं सरकारी विद्यालय हैं, उसमें पढ़ाने के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उनको ही हम पीजीटी कहते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। तो दिल्ली के पब्लिक स्कूल में 11वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों या 11वीं और 12वीं के स्टैंडर्ड पर पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए जिन शिक्षकों की भर्ती की जाती है उन्हीं को हम पीजीटी कहते हैं। अब पीजीटी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तभी बन सकते हैं जब आप इस परीक्षा को पास करें जो डीएसएसबी कंडक्ट करता है। लेकिन इस परीक्षा के लिए आवेदन वही कर सकता है जिसके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में ये चीज बताने की कोशिश की है। जैसे लिखा है कि आपके पास कम से कम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने एमए किया हो या एमएससी किया हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें बीएड की डिग्री बहुत जरूरी है या फिर आपका टीचिंग एजुकेशन या टीचिंग ट्रेनिंग में डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। तो जो लोग मास्टर डिग्री के साथ जो है वो क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो डिग्री या डिप्लोमा धारी हैं एजुकेशन में, वही इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट माने जाते हैं। फिर एज लिमिट की बात कर ले तो नॉट मोर देन 36 ईयर, यानी कोई भी कैंडिडेट जो 36 साल की उम्र पूरी कर चुका है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप 36 साल की उम्र पूरी ना करें। ये बात अलग है कि इसमें कई तरह के केसेस में रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से जान सकेंगे। लेकिन एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि इसमें अपर एज लिमिट 36 ईयर है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 2 टियर लेवल पर सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन टेस्ट का मतलब एमसीक्यू टाइप का एक टेस्ट पेपर दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट को, इस पेपर को जो क्वालिफाई करता है उनका इंटरव्यू लिया जाता है, यानी उनका साक्षात्कार होता है। तो ध्यान रखिएगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए उन्हीं को कॉल किया जाएगा जो यहाँ पर रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड होंगे। बाकी एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो काफी हद तक आपने पीआरटी और टीजीटी में जो देखा था उससे मिलती जुलती है। सिर्फ एक जगह पर यहाँ पर फर्क आ जाता है। वो क्या फर्क है इसके बारे में बात करूंगा। तो एग्जामिनेशन स्कीम में अगर आप देखें
तो पीजीटी टीचर का मतलब ही हुआ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी ये हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के रूप में रिक्रूट किए जाते हैं और इनका जो पेपर है वो 300 अंकों का होता है और इसमें 300 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न होते हैं, 200 अंक होते हैं। जो पीआरटी की तैयारी करते हैं उनके प्रश्न पत्र में भी 200 प्रश्न होते हैं, 200 अंक होते हैं। इसीलिए वहां प्रश्न पत्र को हल करने के लिए जो ड्यूरेशन, यानी जो टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का। लेकिन पीजीटी में चूंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, इस पेपर में आप देख रहे हैं 300 प्रश्न आएंगे और 300 अंकों के होंगे, तो इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब जो आपका टेस्ट पेपर होगा इसके 2 सेक्शन होंगे। तो टेस्ट कंपोनेंट अगर आप देखें तो बिल्कुल ये टीजीटी की तरह ही है। जैसा कि सेक्शन ए में आप देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फिर इसके बाद अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर हिंदी और इंग्लिश। यानी कुल मिलाकर इसमें सेक्शन ए में 5 सब्जेक्ट हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। पांचों विषय से 20-20 प्रश्न होंगे, 20-20 अंकों के। यानी ये जो आपका पहला सेक्शन है पेपर का वो 100 अंकों का है। सभी से पांचों विषय से 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जीएस, इसके साथ रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। इन 5 विषयों की तैयारी आपको करनी है आपको अपने पहले सेक्शन के लिए। फिर जो दूसरा सेक्शन होगा वो सब्जेक्ट कंसर्न होगा और इसके अंतर्गत संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या 200 होगी और इस तरह से 200 अंक का ये सेक्शन होगा और 200 और 100 कुल मिलाकर 300 प्रश्न हो गए। 300 अंकों का ये प्रश्न पत्र हो गया। यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब वही है कि अगर आप पीजीटी हिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इतिहास के प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे और इतिहास के विषयगत प्रश्नों के साथ साथ उसके थोड़े से पेडागोजिकल इशू यानी टीचिंग मेथड पर आधारित भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो यहां पर भी निगेटिव मार्किंग वही है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होगा एवरी रॉन्ग आंसर के लिए और इस तरह से 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं। अब बाकी इतिहास विषय की साथ आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सीधे इतिहास विषय पर बात करूंगा कि हिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है। तो अगर आप ध्यान दें तो आपका जो पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है उसके अंतर्गत इतिहास में तीनों सेगमेंट यानी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों को जो है शामिल किया गया और इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ मेजर टॉपिक इसमें शामिल किए गए। तो मैंने आपके सामने पूरा पाठ्यक्रम इसलिए रखा है जिससे आप एक रणनीति बना सकें कि हमें ये टॉपिक जो है वो तैयार करने हैं। जैसे प्राचीन भारत, ये आपका हिस्ट्री का पहला सेक्शन है जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, भारत के प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में जानेंगे, हड़प्पा संस्कृत से संबंधित प्रश्न होगा, वैदिक सभ्यता और संस्कृत से संबंधित प्रश्न होगा, फिर इसके बाद जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य से संबंधित प्रश्न होगा। फिर एंशिएंट हिस्ट्री में ही बौद्ध और जैन धर्म यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का जो धार्मिक आंदोलन है उस पर आधारित प्रश्न, फिर प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, ईरानियों और मकदूनिया का आक्रमण यानी अलेक्जेंडर का अटैक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर मौर्य युग के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी उस पर आधारित प्रश्न, फिर पोस्ट मौर्यन इंडिया यानी मौर्योत्तर कालीन भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके साथ साथ दक्षिण भारत के इतिहास में खासकर महापाषाण काल से लेकर संगम काल तक का इतिहास, ये भी प्राचीन भारत के इतिहास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास का इतिहास और गुप्तोत्तर कालीन भारत, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर के और गुप्तोत्तर कालीन भारत तक आपको 12 टॉपिक हैं जो तैयार करने हैं। फिर ऐसे ही जो दूसरा सेक्शन है मध्यकालीन भारत का, इसमें पूर्व मध्यकालीन भारत में उत्तर और दक्षिण भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे। फिर भारत पर मुसलमानों का आक्रमण जब शुरू हुआ, अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, यानी मोहम्मद बिन कासिम या फिर महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन लोगों के आक्रमण के बारे में आप इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे।
फिर ऐसे दिल्ली सल्तनत का इतिहास, सल्तनत काल में ही उत्तर भारत के कुछ प्रांतीय राजवंश थे और दक्कन के कुछ प्रांतीय राजवंश थे। खासकर इसमें जैसे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर मुस्लिम शासन काल में, सल्तनत काल में भारत में कंपोजिट कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, एक समन्वित संस्कृत का विकास हुआ, इंडो इस्लामिक कल्चर का डेवलपमेंट, इसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। विशेषकर जैसे कि आप देखेंगे कि भारत में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मुस्लिम शासन का क्या योगदान रहा, साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, क्या क्या इनरिचमेंट देखने को मिला, इसके बारे में इसमें विस्तार से आप पढ़ेंगे। फिर इसके साथ साथ 15वीं और 16वीं शताब्दी का जो धार्मिक आंदोलन रहा, यानी सल्तनत काल में भारत में जो धार्मिक क्षेत्र में प्रगति हुई, खासकर सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, इसमें आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मुगल कालीन भारत, और मुगल कालीन भारत के संदर्भ में आप राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को ध्यान में रखकर मुगल काल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए इसकी स्टडी करें। फिर इसी तरीके से दक्कन की एक महान शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। मराठा राज्य और संघ, यानी मराठों का उद्भव कैसे हुआ, मराठों का राज्य क्षेत्र कैसे विस्तारित हुआ, मराठा संघ क्या था, इसका निर्माण कैसे हुआ, इस सब के बारे में भी आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न इंडियन सेक्शन के अंतर्गत 18वीं सदी से हम लोग शुरुआत करेंगे। 18वीं सदी के भारत में किस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन और विखंडन शुरू होता है, मुगलों का साम्राज्य कैसे ढह गया, इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे। फिर मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में कई स्वायत्त राज्यों का उभर कर सामने आना, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसे अवध का राज्य, जैसे हैदराबाद का राज्य, जैसे मैसूर का राज्य, जैसे राजपूतों का राज्य, तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय, ये भी आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि भारत में यूरोपियों का आगमन वो मध्यकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे पुर्तगालियों का आगमन आप देखें 15वीं सदी के बिल्कुल क्लोज में, यानी अंतिम चरण में होता है, और 16वीं शताब्दी में भारत में कई यूरोपीय कंपनियां वो व्यापार और वाणिज्य के लिए भारत में प्रवेश करती हैं। लेकिन इसे आधुनिक भारत में इसलिए रखा गया क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम घटित होता है जिसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता की स्थापना कर दी। तो इसके बारे में आप काफी विस्तार से इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव रखी तो प्रशासन के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में दिखाई देता है। इस पर हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे। फिर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यहाँ पर असंतोष पैदा होता है। उनके औपनिवेशिक चरित्र के कारण ही जब लोगों का शोषण बहुत ज्यादा हुआ तो लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और धीरे धीरे भारत में एक जन क्रांति का माहौल बनता है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो किसानों का आंदोलन था, चाहे वो आदिवासियों का आंदोलन था, चाहे कोई अन्य जन आंदोलन था, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा 1857 का विद्रोह। तो इस तरह से इसके अंतर्गत हम लोग विस्तार से एक एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद नए भारत का उदय होता है, यानी 19वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि भारत में एक पुनर्जागरण की घटना होती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक पुनर्जागरण दिखाई देता है, और सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि कैसे नए भारत का निर्माण हुआ। राजा राम मोहन राय ने जिस चीज की नींव रखी वो कैसे आगे चलकर भारत का आधुनिकीकरण करता है। फिर इसके बाद जब भारत में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में नई चेतना आई तो इसका परिणाम यह आया कि औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ, जिसको हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से पढ़ेंगे। तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत आप भारत में राष्ट्रवाद के विकास से लेकर और 1947 के आजादी के प्राप्त करने तक का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। फिर इसी के बाद हम लोग समकालीन विश्व इतिहास पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि आपके पेपर में विश्व इतिहास के भी कुछ प्रश्न जरूर रहेंगे। जैसे आधुनिक यूरोप का उदय कब हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, यूरोपीय पुनर्जागरण की घटना, वहां जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जो वहां पर प्रोटेस्टेंट की घटना हुई, प्रबोधन और समाजवाद, इस सब पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे।
ऐसे ही यूरोप में जो राज्य प्रणाली, आधुनिक राज्य प्रणाली का विकास हुआ, वहां पर कई क्रांतियां देखने को मिली, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, फिर अमेरिका के संदर्भ में अमेरिकी क्रांति और अमेरिका में जो सिविल वार हुए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत होती है, उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इटली और जर्मनी के एकीकरण का इतिहास क्या रहा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विकास यूरोप से कैसे शुरू हुआ, और फिर इसके बाद कई क्रांतियां और प्रतिक्रांतियां जो देखने को मिली, चाहे वो रूसी क्रांति थी, चाहे वो चीनी क्रांति थी, या फिर इसके अलावा जो फांसीवादी और जो नाजीवादी घटना होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इसी के परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध का समय आता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद दुनिया में क्या डेवलपमेंट हुए, इस पर बात करेंगे। और फिर पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए दुनिया भर में जो संघर्ष चले, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र हो, चाहे वो एशिया महाद्वीप में हो, चाहे अमेरिकी क्षेत्रों में औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए जो संघर्ष चला, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यूरोप का एकीकरण की प्रक्रिया जो शुरू हुई, यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, यूरोपियन यूनियन जैसे संगठन का निर्माण हुआ, इस पर बात करेंगे। और फिर इसके बाद सोवियत संघ के विघटन के साथ ही एक ध्रुवीय विश्व का उदय होता है, अमेरिका जैसी एक महान शक्ति का जो है वो उदय दिखाई देता है। यहाँ के साथ हम लोग समकालीन विश्व इतिहास में आप कह सकते हैं कि लगभग सारे मेजर टॉपिक कवर कर लें। तो बच्चों, ये टॉपिक आपके सामने रखने का एक ही पर्पस है कि आपको ये पता चल जाए कि अगर आप पीजीटी हिस्ट्री के लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बृहद स्तर पर यानी विस्तार से चीजों का अध्ययन करना होगा। और इसीलिए सबसे पहले पाठ्यक्रम जरूर बनाइए। ये एक संशोधित पाठ्यक्रम आपके लिए मैंने तैयार किया, जिसके माध्यम से आपको पता चले कि पढ़ने के हमारे कंटेंट क्या क्या हो। और इसी के तहत फिर इतिहास की जो पढ़ाने की आप कह सकते हैं मेथोडोलॉजी है, यानी पढ़ाने की जो तकनीक है, शिक्षण तकनीक है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप पीजीटी हिस्ट्री के अंतर्गत पहला सेक्शन अगर आप देखें तो वो पीआरटी और टीजीटी की तरह कॉमन पेपर है, जिसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का वही सेक्शन, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न का पार्ट है उसमें आपको इतिहास विषय की पूरी संपूर्ण तैयारी करनी होगी। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप पढ़ने की रणनीति बेहतर तरीके से बना पाएंगे, और इसी के अनुरूप तैयारी करके परीक्षा में अगर सम्मिलित होते हैं तो आपकी सफलता 100% निश्चित है। तो बच्चों, ईएलएस परिवार की ओर से मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर कर सकें, तैयारी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें और इसमें सफलता अर्जित करके आप यहाँ दिल्ली में विद्यालयों में एक अच्छे शिक्षक बनकर बच्चों के भविष्य को संवारें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।